हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वैदिक कल्चर के सोसाइटी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस डायमेंशंस को जानें जिससे हमारा वैदिक कल्चर के सोसाइटी को समझने में एक कंप्लीट व्यू डेवलप हो पाएगी। तो सबसे पहले अगर हम सोसाइटी का बात करें तो सबसे पहले हमें परिवार के बारे में जानना चाहिए, गोत्र के बारे में जानना चाहिए, सपिंड के बारे में जानना चाहिए। यानी फर्स्ट पिलर अगर हम बात करें तो हम इस एस्पेक्ट्स को पहले डिस्कस करेंगे। सेकंड पिलर जो है या सेकंड डायमेंशंस अगर हम बात करेंगे तो महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं इस समाज में, उससे जो संबंधित जो है सामाजिक बुराइयां हैं, सोशल इविल्स हैं, उसको देखेंगे। यानी सेकंड डायमेंशंस में हम विमेंस के राइट और उससे रिलेटेड सोशल इविल्स को देखेंगे। तीसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होगा कि इस पीरियड में जो दो इम्पॉर्टेंट क्लास जो हैं आर्यंस और नॉन आर्यंस, आर्य और आर्य भिन्न, उसको हम देखेंगे। और चौथा इम्पॉर्टेंट पिलर हमारे सामने आएगा वो है सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्थाएं, जिसमें हम आश्रम व्यवस्था, ऋण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और संस्कार को देखें। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आप ये चार पिलर के माध्यम से अगर आप वैदिक सोसाइटी को आप देखते हैं तो आपका ऑलमोस्ट जो है लगभग आपका जो है वैदिक कल्चर के सोसाइटी पे कमांड या ग्रिप आ जाएगा। ठीक है, तो साइंटिफिक व्यू को ऑप्ट करते हुए सबसे पहले हम इसको यहाँ पे डेवलप करने की बात करते हैं। तो आइए हम एक एक पिलर के बारे में उससे संबंधित जो है संकल्पनाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उस पर हम लोग रिव्यू करते हैं। उस सब्जेक्ट मैटर को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट पिलर जो हमारा था, फर्स्ट पिलर है वैदिक कल्चर के सोसाइटी का। तो फर्स्ट पिलर में हमने किसको रखा है? फैमिली को, यानी परिवार को। तो फैमिली का अगर हम बात करते हैं तो फैमिली में जो है यह पुरुष प्रधान समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है। ये समाज जो है आपका पितृसत्तात्मक है, यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखे हुए हैं। मातृसत्तात्मक समाज जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, यानी मैट्रियार्कल सोसाइटी यहाँ पे नहीं है। समाज में अगर बात करें तो समाज में पितृसत्तात्मक है, समाज जो है मातृसत्तात्मक है। अगर हम इसके दूसरे फॉर्मेट का बात करते हैं तो वह दूसरा फॉर्मेट होता है कि जो हमारा परिवार है, जो हमारी जो फैमिली है, वह फैमिली किस फॉर्म में है, यानी उसका नेचर कैसा है। क्या वह जॉइंट फैमिली के रूप में है या न्यूक्लियर फैमिली के रूप में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैदिक कल्चर है, वैदिक कल्चर जो है आपका जॉइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जॉइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, यानी संयुक्त परिवार व्यवस्था के संकल्पना यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। संयुक्त परिवार कहने का मतलब है, यहाँ पे आप देखेंगे ऋग्वेद में जिस तरह का वर्णन किया गया है उसमें हम लोग देखते हैं कि यह फेज में 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ी के लोग जो है साथ साथ रह रहे हैं, यानी संयुक्त परिवार व्यवस्था का पर्याप्त साक्ष्य यहाँ पे दिखता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट अगर हम पॉइंट देखें जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वह है परिवार के लिए प्रयोग किया गया शब्द क्या है। ऋग्वेद में परिवार के लिए कौन कौन से टर्म्स यूज किए गए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो पिकुलियर टर्म्स है परिवार के लिए वह है गृह, और दूसरा पिकुलियर टर्म्स है वह है आपका कुटुंब। तो यानी गृह और कुटुंब जो शब्द हैं यह परिवार के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पे अगर एक जो ज़्यादा जहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट किया जाता है वह है आपका कुल। कुल शब्द जो है डायरेक्ट जो है ऋग्वेद में नहीं आया है एक बार भी, इनडायरेक्ट रूप में एक बार आपका कुलुप टर्म से यहाँ पे इसको देखते हैं। यानी ऋग्वेद में जो है कुल टर्म्स जो है डायरेक्ट नहीं यूज़ किया गया है, कुलुप वर्ड आया है जिसमें हम देखते हैं कुल शब्द का उच्चारण होता है, तो इनडायरेक्ट रूप से कुल टर्म्स आए। यही अगर हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड में, ये विशेषताएं अगर बात करते हैं तो ये विशेषताएं अर्ली वैदिक पीरियड की हैं, यानी जिसको हम ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं, उनकी विशेषता है।
इसमें यह विशेषता लेटर वैदिक पीरियड में भी रहेंगी, ये विशेषता आपका लेटर वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल में रहेंगी। यहाँ पे बेसिक डिफरेंस आ जाता है जो वह है टर्म्स का, जहाँ पे फ्रीक्वेंटली कुटुंब वर्ड जो है यह परिवार के लिए आता है। कुल टर्म्स जो है डायरेक्टली एक बार भी नहीं आया है, इनडायरेक्ट रूप से जो है आपका कुलुप के रूप में आता है। वहीं लेटर वैदिक में कुल शब्द जो है फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, यानी बार बार यूज किया जाता है, यानी मैक्सिमम टाइम्स यूज किया जाता है। तो परिवार में हमने देखा पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है। परिवार के लिए अर्ली वैदिक पीरियड में गृह या कुटुंब शब्द को फ्रीक्वेंटली यूज किया गया है। कुल टर्म्स जो है डायरेक्ट एक बार भी नहीं आया है, कुलुप के माध्यम से इनडायरेक्ट रूप से कुल टर्म्स आया है। लेटर वैदिक पीरियड में अगर हम देखते हैं क्या चेंज आई, तो फर्स्ट चेंज आती है वह है आपका कुल टर्म्स जो है फ्रीक्वेंटली यूज किया गया है, कुल टर्म्स जो है मैक्सिमम टाइम्स यूज किया गया है। ये बेसिक्स चेंज देखते हैं। समाज जो है विषमता मूलक समाज है, विषमता मूलक समाज है। डिस्क्रिमिनेशंस दिखता है, चाहे वो अधिकार के बिंदु में हो या अदर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पिलर हमारा छोटा सा पिलर था। इस पिलर में हमने फैमिली के संबंध में छोटी सी और जो है संक्षिप्त जानकारी यहाँ पे हमने प्राप्त किया। अब आते हैं जो दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है, वह है हमारा महिलाओं को प्राप्त अधिकार और महिलाओं की स्थिति के बारे में और उससे जुड़ी हुई उससे जुड़ी हुई बुराइयों के बारे में, यानी सोशल इविल्स में। हम अब सेकेंड पिलर के रूप में हम देखने जा रहे हैं कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को जो अधिकार प्राप्त है। दूसरा पिलर्स में हम देखते हैं कि महिलाओं को जो अधिकार है वो कौन कौन से अधिकार यहाँ पर दिख रहे होते हैं और उनसे जुड़ी हुई कौन कौन सी सोशल इविल्स यानी सामाजिक बुराइयाँ भी हैं। तो पिलर 2 को अगर हम बात करते हैं तो इसका पहला सेक्शन हम महिलाओं को प्राप्त अधिकार के रूप में देखेंगे और दूसरा इम्पॉर्टेंट जो है महिलाओं से जुड़ी हुई जो सामाजिक बुराइयां हैं, सोशल इविल्स है, उसको हम लोग देखेंगे। यानी इस 2 पिलर के माध्यम से वुमेन्स के कंडीशंस को हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर हम बात करते हैं महिलाओं को प्राप्त अधिकार में, तो सबसे पहला हम देखते हैं सामाजिक अधिकार क्या है, सोशल राइट क्या है, सामाजिक अधिकार किस तरह का है वुमेन्स के पास। तो सामाजिक अधिकार यानी सोशल राइट का बात करते हैं तो वुमेन्स को सोशल राइट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वह देखते हैं कि उसके जन्म समय में किस तरह की सिचुएशंस होती है। यानी जब भी किसी कन्या का जन्म होता है, जब भी किसी लड़की का जन्म होता है, जन्म के समय स्थिति कैसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंडीशंस को हम लोग देखते हैं। तो जन्म के समय ये एक ही वर्ड यूज किया गया है ऋग्वेद में कि जन्म के समय सिर्फ अफसोस व्यक्त किया जा रहा है, किसी तरह का अफसोस व्यक्त किया जा रहा है, किसी तरह का दुख, यानी जिसको हम शोक कहते हैं, शोक यानी सौरो, ये कंडीशंस यहाँ पे नहीं है, सिर्फ दुख व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, पुत्री को जो है उस समय के सबसे बहुमूल्य साधन जो है, बहुमूल्य जो है आपका वैल्यू जिसमें मेजर किया जाता है वो है गाय यानी कौ। यानी गाय जो है एक बहुमूल्य साधन के रूप में है यहाँ पे, और पुत्री की तुलना जो है किससे की गई है, आपका गाय से की गई है। और गाय से तुलना करते हुए पुत्री के लिए एक टर्म्स आया है दुहित्री। ये टर्म्स आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। द्वित्री टर्म्स किसके लिए यूज किया गया है, तो वह जो है पुत्री के लिए हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इस फेज में हम देखते हैं कि महिलाओं के जन्म के समय में यानी लड़कियों के जन्म के समय में किसी तरह का दुख या शोक व्यक्त नहीं किया गया है, सिर्फ अफसोस व्यक्त किया गया है। अफसोस व्यक्त इसलिए किया गया है चूँकि ऋग्वेद में पुत्रहीनता को दरिद्रता माना गया है, पुत्रहीनता को दरिद्रता के समान माना गया है। और पुत्रहीनता जो है एक तरह की क्या है, दरिद्रता है। तो पुत्र प्राप्ति की कल्पना, पुत्र प्राप्ति की कल्पना जो है या पुत्र प्राप्ति के लिए लोग जो है लालायित हैं, पुत्रहीनता को दरिद्रता माना गया है। तो यहाँ पे पुत्रों के जन्म को जो है ज़्यादा
प्रायोरिटी रखा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं के जन्म के समय में जो है शोक या दुख व्यक्त किया जा रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लेटर वैदिक, ये हमारा जो है अर्ली वैदिक पीरियड में हम देखते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में जो है इसमें बेसिक चेंज ये आ जाता है